नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हो हाईवे 33 यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पर मैं भूत प्रेत से संबंधित कहानियाँ आप लोगों को सुनाता रहता हूँ, जो आप लोग मुझे भेजते रहती हो। और कुछ कहानियाँ जो हमारे सोर्स हैं उनसे मुझे मिलती रहती है। तो चलिए, आज की कहानी जो हमें भेजे हैं उनका नाम है जयप्रकाश। झारखंड के रहने वाले हैं। ये जो वाकया या घटना कहूँ तो उनके साथ में हुई थी। साल था 1999 का। जयप्रकाश जी का कहना है कि मैं उन बीते दिनों का याद करता हूँ ना, तो आज भी मेरा कलेजा कांप जाता है। मैं उन दिनों को भूलने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं भूल नहीं पाता हूँ। तो क्या हुआ था उनके साथ में, ऐसी क्या बात घटी थी, चलिए उन्हीं के शब्दों द्वारा इस कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम जयप्रकाश। नाम में तो प्रकाश था, लेकिन मेरी जिंदगी में अंधेरे के अलावा कुछ मुझे सोचता ही नहीं था। मैं गरीब परिवार का लड़का था और ऊपर से बिना बाप का। माँ, अब मेरे चाची, चाचा और यही हमारा परिवार था। जब मेरे पिता गुजरे थे ना, तो मैं बहुत रोया था कि अब मेरा क्या होगा, अब मेरा क्या होगा। और तब चाचा ने कहा था, अरे मैं हूं ना बेटा, तू क्यों फिक्र करता है, मैं तुझे जो कहेगा मैं तुझे बनाऊंगा। कुछ ही सालों के बाद जब मेरी माँ बीमार पड़ जाती है, एक असाध्य बीमारी जिसमें वो बुरी तरह से गिर जाती है, और जब वो कराहने लगती है, और तब मैं चाचा से बोलता था कि चाचा मेरी माँ का इलाज कराओ ना। और तब चाचा मुझे घूरते थे, कहते थे बेटा इस बीमारी का इलाज नहीं है, हमने तो बहुत इलाज करा दिया, लेकिन डॉक्टर ने बोला है ये आखिरी स्टेज में है, अब कुछ नहीं हो सकता बेटा। मुझे वो दिन याद था। और इसके बाद कुछ ही सालों के अंदर ही, मतलब कहूँ ना, साल से ऊपर भी नहीं बीता था, अब मेरी माँ का स्वर्गवास हो जाता है। वो दिन भी मुझे याद है। मैं माँ से अब लिपट करके रोया था कि अब मेरा इस दुनिया में कौन है, अब मेरा इस दुनिया में कौन है। लेकिन मुझे उस टाइम मेरे चाचा ने ही सहारा दिया था कि बेटा फिक्र मत कर, मैं हूँ ना, मैं तुझे अच्छी तरह से रखूँगा। मैं समझता था कि मेरा भरा पूरा परिवार है, मेरा चाची है, चाचा है, मेरे भाई बंधु हैं, चाचा का औलाद तो हमारा भाई ही होंगे। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, उनके नज़रियों में फ़र्क आता गया। चाची का रवैया बदल चुका था और मेरे भाइयों का भी। वो मुझे बड़ा ओछी नज़र से देखते थे। और ऐसा भी दिन आया कि मैं रोटी रोटी के लिए तरसने लगा था। घर में किसी चीज़ का कमी नहीं थी। चाचा अच्छा खासा पैसा कमाते थे और हमारे खेत भी थे, उसमें उपज भी होती थी। हमारे खेत का कोई बंटवारा नहीं हुआ था, ना घर का बंटवारा हुआ था। लेकिन चाचा का परिवार तो मुझे अछूत समझने लगता था। चाची कभी कभी तो गुस्से में कहती थी कि पहले बाप को खा गया, इसके बाद माँ को भी खा गया, क्या हम लोग को भी खाएगा क्या। ऐसी ऐसी बातें मुझे सुनने को मिलती थी, जिससे मेरे कान फटने लगते थे। आखिरकार मैं फैसला कर लेता हूँ, भूखे कब तक इंसान झेलेगा। ये बात मैं अपने पटीदारों में बोला करता था। कोई भी मेरा मदद करने के लिए तैयार नहीं होते थे। वो कहते थे भाई तुम्हारा पर्सनल मामला है, तुम्हारा घर का मामला है, आपस में सुलझ लो। और तब तक मैं जवान भी हो चुका था। कभी कभी मैं चाचा के पास जाता था, वो मुझे घुड़क देते, तू हिस्सा बांटने आया है, आज तक हमारे खानदान में आज तक हिस्सा नहीं बटा है, जैसा है वैसे ही चलता रहेगा, तुझे क्या कमी इस घर में। और तब मैं कहता चाचा मुझे भरपेट खाना नहीं मिलता। और तब मुझे डांटते थे, कहते थे तू काम ही नहीं करता है, घर का कोई काम किया है आज तक। अब वास्तव में मुझे कोई काम देता ही नहीं था, तो मैं करूं क्या। मैं खेत में जाने का सोचता था, मैं जाता था तो मेरे भाई बंधु कहते थे अरे जा यहाँ से, नहीं तो फसल के भी नज़र लग जाएगी। ऐसे ऐसे मुझ पर तोहमत डालते थे कि मैं अब उन चीज़ों को, जो सहन शक्ति होती ना, मेरी समाप्त हो चुकी थी। मैं अब किससे मैं अर्ज लगाऊं, किससे गुहार लगाऊं, कोई मेरा बात सुनने को तैयार नहीं था। आखिरकार भूखे पेट कब तक इंसान रहेगा, आधा रोटी खा करके कब तक उस घर में पड़ा रहेगा।
मैं भी फैसला कर लेता हूँ, लेकिन मैं जाऊँगा कहाँ? वहाँ से जो मेन रोड था 3 किलोमीटर की दूरी पर था। शाम के टाइम थी। मेरे पास तो कुछ विशेष था नहीं, और मैं अपना जो भी कपड़ा पहने हुए था फटा पुराना, वो पहन करके अपना मैं रोड पर आ जाता हूँ। 3 किलोमीटर पैदल चलता हूँ और तब तक अंधेरा हो चुका था। मैं सोचने लगा कि अब मैं यहाँ से जाऊँगा कहाँ पर। ना तो मेरे पास में फूटी कौड़ी है। मैं अगर सोचूंगा भी कि मुझे इस शहर जाना है तो वहाँ पर मेरा ठिकाना क्या होगा? कैसे मैं शहर में रहूँगा? कैसे मैं क्या करूँगा? मैं कभी गांव से शहर निकला नहीं था। मुझे लगने लगा कि मैंने फैसला गलत लिया है। आखिर शहर जाने के लिए कुछ पैसे भी तो चाहिए, वहाँ पर रहने का ठिकाना भी चाहिए। ये मुझे सब एकदम दिमाग में चढ़ा हुआ था, मुझे परेशान कर रहा था। आखिरकार मैं सोचता हूँ कि नहीं, आज मैं रुक जाता हूँ। फिर मैं उसी जगह पर रोड पर जब मैं देखता हूँ, वहाँ पर ढाबा भी था, दारू का दुकान भी था, और वहाँ पर कुछ लोग खाते पीते भी थे वहाँ पर। मैं एकांत में जाकर के बस स्टैंड के पास बैठ जाता हूँ। मुझे तो कोई बस पकड़नी नहीं थी। मैं तो सोच लिया कि मैंने गलती कर दी गांव से आकर के। मेरे पास में अब ठिकाना नहीं है, शहर में कहाँ जाऊँगा, पैसा चाहिए, तो ये सब मुझे प्रबंध तो करना पड़ेगा, तभी तो मैं शहर जा पाऊँगा और कोई अच्छा काम कर पाऊँगा। मैं कहूँ ना, मैं घर से तो गुस्से में निकल आया था, लेकिन यहाँ आकर के मैं पछता रहा था कि मैं अपना गांव क्यों छोड़ा। डर तो मुझे लगता था भूत प्रेत से, और मैं बचपन से डरता रहा था। लेकिन जब मैं बस स्टैंड पर बैठता हूँ और धीरे धीरे रात बढ़ती जाती है, आखिरकार दारू का दुकान भी बंद हो जाती है, वहाँ पर जो ढाबा है वो भी बंद हो जाता है, और फिर वहाँ पर जगह बिल्कुल सुनसान हो जाती है। जो रोशनी थी, लाइट थी, सब कुछ बंद हो जाता है तय वक्त पर। मेरे पास में घड़ी नहीं थी कि मैं समय देख पाऊँ, लेकिन अंदाज़ा लग रहा था कि 11 से ऊपर का वक्त हो चुका है। अब मेरे पास ना तो ओढ़ने का ना बिछाने का। मैं गुस्से में घर से तो निकल आया था, लेकिन बाद में मुझे इस चीज़ को समझ आ गई कि नहीं, ऐसे हम कहीं पर जा नहीं सकते। अब हमें बाहर जाने के लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था करना पड़ेगा। मैं सोचा कि रात में तो घर अब लौटूंगा नहीं, क्योंकि मुझे डर लगता था, लेकिन मैं सुबह ज़रूर जाऊंगा। मैं अपने साथियों से कुछ मदद मांगूंगा, अगर मेरे साथी दे देंगे तो मैं फिर अपना फैसला आगे की ओर बढ़ाऊंगा। मैं उसी बस स्टैंड के पास में, बस स्टैंड क्या था, खुला सा जगह था, वहाँ पर बस आके रुकती थी, थोड़ा साफ सुथरा था, और वहाँ पर मैं कुछ देर तो बैठता हूँ। लेकिन अगले पल मुझे बैठा नहीं जाता। भूख लग रही थी, मन कर रहा था कि कहाँ से मैं खाना खाऊं, लेकिन पैसा तो होना चाहिए। सामने जो ढाबा था, अब उसकी भी रोशनी बंद हो चुकी थी। मतलब उसमें भी जो लोग थे अपने अपने गांव चले गए, और ढाबा बंद, रोशनी बंद। अब मैं क्या करूं? भूख के मारे बेहाल था, और इसके बाद ज़मीन पर लेट जाता हूं। आसमान की तरफ देखने लगता हूं। आसमान में चांद दिखाई दे रहा है। मैं उनमें अपनी माँ का चेहरा देखता हूं। माँ, मेरी चाची कहती थी कि तुम ऊपर चली गई हो, तो मुझे क्या देख पा रही हो? मैं भूखा हूँ माँ, मुझे खाना नहीं मिला है। और ये सब कहते कहते मैं अब रोने लगता हूँ। हालांकि मैं कोई बच्चा नहीं था। मेरी उम्र लगभग 22 से ऊपर हो चुकी थी, 23वां साल में चल रहा था। लेकिन मैं तो जैसे छोटा बच्चा की तरह अपने माँ को याद कर रहा था। मुझे लग रहा था कि चांद में मेरी माँ बैठी हुई है, वो मुझे देख रही है। मैं उसको आवाज़ लगा रहा हूँ कि माँ, मैं भूखा हूँ, अब मैं क्या करूँ माँ? घर पर मुझे भरपेट खाना नहीं मिलता, सब लोग मुझे ओछी नज़र से देखते हैं। मेरी चाची कहती है तू अपने माँ बाप को खा गया। मैं खेत में जाता हूँ काम करने के लिए तो मुझे भाई भगा देते हैं, और कहते हैं वो लोग, क्या ये तू खेत का फसल भी बर्बाद करेगा? तेरी नज़र लग जाएगी। तू ऐसा ही है, जो अपने माँ बाप को खा सकता है तो सब कुछ बर्बाद कर सकता है। मैं क्या करूँ माँ, मैं कहाँ जाऊँ? कब मैं रोते रोते मेरी आँख लग जाती है, और तब मुझे कोई आकर के उठाता है। उठो भाई, उठो, यहाँ पर क्यों सो रहे हो? मैं जब आंखें खोलता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मेरी ही उम्र का, मेरे से साल कुछ बड़ा वो लड़का था, और मुझे उठा रहा था। मैं हड़बड़ा के उठता हूँ, और मैं उसको पहचानने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं पहचान नहीं पाता हूँ। मुझे वो मेरे लिए बिल्कुल अनजाना चेहरा था। और तब कहता है, भाई इरादा क्या है? कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हो? लेकिन तुम्हारे पास तो कोई सामान नहीं है।
घर से भाग के आए हो ना, घर से भाग के आए हो ना, ये कैसे जान गया? मैं तो आश्चर्य में पड़ा होता। और तब कहता है शायद भूखे भी हो, भूखे हो ना, खाना नहीं खाए हो ना। और तब मैं सर हिला देता हूँ। कहता है उठो, ये पास में जो ढाबा है ना, मैं यहाँ पर काम करता हूँ। मैं बर्तन धोने धाने का यही सब करता हूँ, मैं प्लेटें जूठा प्लेट साफ करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए खाना दे सकता हूँ। मेरे पास में खाना है, आओ, शर्माओ मत भाई। मैं भी तुम्हारी तरह से घर से गांव से भाग करके आया था और मुझे यहाँ पर सहारा मिला था। तुम चिंता मत करो, आओ मेरे साथ में। जब एक जैसे दो लोग मिल जाते हैं ना, मैं कहूँ ना, मुझे रोना आ रहा था। मुझे अपनी गरीबी पर इतना रोना आ रहा था कि भगवान किसी को गरीब ना बनाए, ये दिन किसी को ना दिखाए। जैसा मैं दिन से गुजर रहा था, वो नौजवान लड़का अपने ढाबे की ओर लेके जाता है। वहाँ पर एक पुराना सा तख्त था और उस वक्त में मुझे आदर से कहता है भाई यहाँ बैठो, आराम से बैठो। अभी तो ये ढाबे का मालिक नहीं है, वो तो अपना घर चला गया है। अब यहाँ तो अपनी रात चलती है, रात को मैं यहाँ का राजा हूँ, अब डरने की जरूरत नहीं है। मेरे पास में खाना है, बहुत कुछ है, मैं सब कुछ तुम्हें देता हूँ। आराम से अपना हाथ पैर धो लो और तख्त पर आसन मार के बैठ जाओ। वाकई में मुझे बिल्कुल आश्चर्य लग रहा था। ये जान ना पहचान ये लड़का कहाँ से आ गया, ये कौन है, क्यों मेरी मदद कर रहा है। आखिरकार मैं ऐसा कर लेता हूँ, मैं तख्त पर बैठ जाता हूँ। और फिर वो लड़का अपना एक खूंटी पर थैला बड़ा सा टंगा हुआ था, थैला ही उठा लाता है। जब उठाता है ना, तो उसमें मैं देखता हूँ पैकेट में कुछ ना कुछ खाना था, जिसकी खुशबू मुझे और बेचैन कर रही थी। खाना निकाल के मेरे सामने रख देता है और कहता है भाई नॉन वेज खाते हो ना। मैं अब मुझे याद नहीं था कि मैं अपने घर में कब नॉन वेज खाया था। बनता था हमारे घर में, हफ्ता में 2-3 बार बनता था, लेकिन मुझे तरी तरी मिला करती थी। मुझे घर की सारी बातें याद आने लगती है जब वो लड़का मुझसे आग्रह करता है भाई खाना खा लो ना, प्रेम से। ऐसे तो हमारे घर में किसी ने पूछा तक नहीं था। और तब मैं रोने लगता हूँ, मेरे सर पर हाथ रखता है और कहता है भाई मैं इस चीज़ से भुगत चुका हूँ, मैं जानता हूँ तुम्हारे ऊपर में क्या बीत रही है, क्या चल रही है। मैं तो खुद भुक्तभोगी हूँ, मैं भी तो घर से भाग करके यहाँ पर आया हूँ। इस होटल में मुझे सहारा दिया है और फिर मैं यहीं पर रहना शुरू कर दिया हूँ। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ में हूँ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तुम्हारी कहानी क्या है? और इसके बाद मैं खाना खाता हूँ और फिर अपनी कहानी भी बता देता हूँ। आज मैं जी भर के खाना खाया था, और वो भी महंगा खाना, जैसा मैं कभी सपने में भी सोच नहीं सकता था। वो भी नॉनवेज खाना जो मुझे तरी तरी मिला करती थी, और आज मैं बहुत ही खुश था। मैं सारी बात अपने दोस्त से बता देता हूँ और तब अपना नाम बताता है कि भाई मेरा नाम काशी है, तुम्हारा नाम क्या है? और तब मैं बताता हूँ कि लोग भाग मुझे जयप्रकाश के नाम से जानते हैं। हम दोनों में मित्रता हो जाती है और हम दोनों बातचीत करने लगते हैं। जब ज़्यादा रात हो जाती है तब कहता है कि जयप्रकाश अब तुम आराम कर लो, आराम कर लो, तुम थके होगे, सुबह मैं तुम्हें उठा दूंगा। सुबह में 7 बजे ढाबा खुल जाता है और इसके बाद तुम्हें कहाँ रहना है मैं ठिकाना भी बता दूंगा। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, खाने पीने का कोई भी कमी नहीं रखूंगा। तुम भी तो मेरी तरह हो ना। मुझे लगा कि जैसे मेरा बिछड़ा हुआ कोई सगा भाई मिल गया है, कितना मुझे ख्याल रख रहा है। लेकिन मैं थोड़ा हैरान था, मैं इसलिए कि मेरी उससे बस रात को ही दोस्ती हुई थी, और किसी अनजान व्यक्ति पर इतना विश्वास कर लेना मुझे बड़ा अलग सा लग रहा था। लेकिन इतना भोला भाला था और मुझे अपनी बातों में एक तरह से हंसाने लगता था। मैं जब उदास होता था तो मुझे चुटकुला सुनाता था और मैं बरबस हंस पड़ता था। आखिरकार मेरा रहने का खाने का सब ठिकाना मुझे मिल चुका था। जब सुबह मुझे उठाता है और कहता है भाई दारू का ठेका देख रखा है ना, उसके पीछे चला जा, वहाँ पर एक झोपड़ी है, वहाँ कोई नहीं रहता है। हाँ, कभी कभी शराबी वराबी आ जाते हैं, वहाँ पीछे जाकर के दारू पीते हैं, उससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आराम से जाकर चैन से सो, खाना पीना सब कुछ मैं वहाँ पर पहुँचा दिया करूँगा। ये लड़का मुझ पर इतना मेहरबान क्यों था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन अब मुझे रहने का खाने का सब कुछ ठिकाना मिल चुका था।
मैं तो गांव जाने का लौटने का सोच रहा था, लेकिन मुझे लगा कि गांव जाके करूँगा क्या। वहाँ तो मुझे आधा पेट खाना मिलता है, मुझे लोग दुत्कारते हैं, मुझे ना जाने कैसे किसी नज़र से देखते हैं, आप मुझे अलग अलग भाषा से परिभाषित करते हैं। अब मैं गांव जाने का सोचता भी नहीं हूँ। आखिरकार मैं उसी जगह पर रुक जाता हूँ जहाँ पर उसने बताया था। इसके बाद मेरा एक तरह से वो बसेरा हो चुका था। कभी कभी वहाँ पर शराबी भी आते थे दिन में, जल्दी जल्दी अपना दारू वारू पी करके अब फिर मेरी तरफ देखते थे, मुझसे कहते थे, हाँ भाई कितनी चढ़ा रखी है, लगता है तुझे ज़्यादा नशा चढ़ गया है। मैं उनसे जवान नहीं लड़ाता था। लड़का ना कहा था, जो काशी नाम था, किसी से उलझना मत, ना किसी से बातचीत करने की कोशिश करेगा। आराम से वो लोग खाएंगे पिएंगे चले जाएंगे, हमें उलझने की जरूरत नहीं है। जैसा उसने कहा था मैं वैसा ही करता हूँ। कई तो शराबी आते थे, कहते थे, भाई इस दारू में बोतल में दारू बची हुई है, लो तुम भी पी लेना, तुम भी क्या याद रखोगे। कुछ लोग चखना मखना वहाँ छोड़ जाते थे, कहते थे, भाई चखने का इस्तेमाल कर लेना, खा लेना इसको। मैं ऐसा ही था, दारू तो पीता नहीं था, ना मुझे दारू के बारे में पता था। लेकिन जो अब लोग कुछ छोड़ जाते थे खाने पीने की चीज़ें, और वो उससे मैं अपना काम चलाता था। लेकिन वो लड़का भी मेरा मदद करता था, आकर कुछ ना कुछ मुझे देता था कि भाई खाना खा लो, खाना खा लो। जब 2 दिन पर मैं वहीं रुक जाता हूँ, तब मैं उससे पूछता हूँ कि भाई आप मेरी मदद क्यों कर रहे हो, मेरा आपका रिश्ता क्या है। तब वो हंसने लगता है, कहता है, भाई मुझे तुमसे एक ज़रूरी काम है, इसलिए मैं तुम्हारा इतना सेवा भाव कर रहा हूँ। तब मैं हैरानी से उसकी तरफ देखने लगता हूँ कि क्या मतलब है तुम्हारा, क्या चाहिए तुम्हें, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। तब कहता है, भाई धीरज रखो, मैं सब कुछ बताऊँगा, इतनी जल्दीबाजी क्या है, मैं सब कुछ तुम्हें बताऊँगा। उसी रात को, मैंने तो दूसरा दिन रात को जब मैं उससे सवाल पूछता हूँ, मेरे मन में भी सवाल उठ रहे थे कि जान ना पहचान ये लड़का मुझ पर इतना मेहरबान क्यों है। मैं भी तो जानना चाहता था। तब वो लड़का कहता, भाई धीरज रखो, मैं सब कुछ बताता हूँ। इसके बाद खाना पीना हम खा लेते हैं। और वो जो लड़का है ना, वो दारू भी पीता था, और दारू पी करके आज जब अपनी बात रखने लगता है तो मुझे लगा कि ये नशे में बोल रहा है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, ऐसा ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है, ये नशेड़ी है और नशे में सब कुछ आलतू फालतू बातें बोल रहा है। विश्वास करने लायक बातें नहीं थी, और मैं तो कभी विश्वास कर ही नहीं सकता था। उसका कहना था कि भाई ये जो मेरे ठाट बाट देख रहे हो ना, मैं जिस हिसाब से रहता हूँ, अच्छे कपड़े पहनता हूँ, अच्छा खाना खाता हूँ, लेकिन मैं काम करता हूँ जूठे बर्तन साफ करने का। लेकिन ये मेरा ठिकाना है, बस रहने का ठिकाना, एक जुगाड़ है। अब मैं इस जगह को छोड़ना नहीं चाहता हूँ, लेकिन अब मैं क्या करूँ, मुझे अपना परिवार याद आ रहा है। मैं कुछ दिन के लिए अपने गांव जाना चाहता हूँ। मेरे पास में बहुत सारे पैसे जमा हो चुके हैं, मैं अपने परिवार वालों को दे करके आना चाहता हूँ। हाँ, मैं जो चाहता हूँ कि तुम मेरी जगह ले लो, मैं जब लौट के आऊँगा फिर अपनी जगह बदल देंगे। मैं हैरान था उसकी बात सुन करके, ये कोई नौकरी है कि मैं उसकी जगह ले लूँ, वो मेरी जगह ले ले। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मुझे लग रहा था ये दारू इसको चढ़ गई है, नशा इसको चढ़ गया है, ये उलूल जुलूल बोलता जा रहा है। तब मैं कहता हूँ, काशी भाई शायद आपको दारू चढ़ गई है, तभी ये उलूल जुलूल बातें कर रहे हो। तब कहता है, भाई मुझे दारू चढ़ती ही नहीं है, चाहे मैं जितना पी लूँ अपने होश में रहता हूँ। इसके बाद जो कहानी बताता है ना, मैं तो बिल्कुल अब कहानी को समझने की कोशिश करता हूँ कि नहीं भाई, ऐसा हो ही नहीं सकता है। उसका कहना था कि देखो, तुम्हारी तरह मैं भी अपने घर से भाग कर आया था। मैं जगह जगह पर नौकरी तलाश किया, और जब मुझे नौकरी नहीं मिली, तब मैं एक बस में बैठ गया बिना टिकट का। अब बस वाला मुझे इसी ढाबे के पास उतार दिया। मुझे जलील भी किया कि पैसा नहीं होता है और तुम लोग बस में सवार हो जाते हो। मुझे बहुत बुरा लगा था। अब मुझे इस ढाबा के पास उतार दिया था। यहाँ शाम के टाइम थी, चहल पहल थी। मैं देखने लगा, ढाबे पर भीड़ लगी हुई थी, मुझे भूख भी लगी थी। और तब मैं सोचा कि चलो ढाबा पर नौकरी मांग लेते हैं, यहाँ मुझे नौकरी मिल जाएगी। मैं ढाबा के मालिक के पास जाता हूँ तो कहता है,
हाँ, नौकरी तो है ना, प्लेट साफ करने का है, कर पाओगे? मैं तुम्हें खाना भी दूंगा, कपड़ा भी दूंगा और रहने का ठिकाना भी दूंगा। मुझे तो यही चाहिए थी। मैं जल्दी से हाँ भर देता हूँ। अब फिर वो मुझे काम बता देता है, काम में जुट जाता हूँ। आज जब मैं काम करता हूँ तो मुझे बिल्कुल संतुष्ट दिखाई देता है। मेरे बारे में पूछता है तो सब कुछ बता देता हूँ कि देखो भाई, मैं घर से भाग के आया हूँ, मैं अपने घर पर रहना नहीं चाहता हूँ। मुझ पर बहुत तरह के बंदिश लगाते हैं घर के लोग, अब मैं बंदिश में फंसना नहीं चाहता हूँ। आखिरकार वो समझ गया कि लड़का जिद्दी टाइप के है, लेकिन वो मुझे नाजायज तंग नहीं करता था। अपना मैं काम कर लेता था और फिर आराम से बैठ जाता था। मेरा जो काम था प्लेट धोने का, बर्तन धोने का, मैं बखूबी अपना काम करता था। शाम को मुझे खाना मिलता था, मतलब तीनों टाइम सुबह का खाना, नाश्ता, सब कुछ मुझे मिलता था। और उसका कहना था कि अच्छा से काम करोगे तो तुम्हें पैसा भी दूंगा। मैं तो बड़ा खुश हो गया था। वही मेरा ठिकाना हो गया, सब कुछ हो गया था। और रात को 10 साढ़े 10 बजे के बाद ढाबा बंद हो जाता था। मुझे इसी तकत पर सोना पड़ता था। ढाबा का मालिक अब लॉक करके चाबी ले करके और अपने गांव लौट जाता था। सामने में दारू का ठेका है, वो भी बंद हो जाता था। मतलब वो जगह बिल्कुल सुनसान हो जाती थी। मैं तख्त पर लेटा हुआ और मैं अपने बारे में सोचता था, क्या मेरा जीवन बर्तन धोने के लिए बना हुआ है? मैं तो अपने घर से निकला था कि मैं कोई बड़ा सा काम करूंगा, कोई नौकरी करूंगा, लेकिन शहर में भी जाकर देख लिया, मुझे कोई पूछता ही नहीं है। मैं परेशान होकर के तब मैं कहीं किसी दूसरे शहर में जा रहा था, बस पकड़ करके अब मुझे उतार दिया। अब इसको संजोग कहिए कि मैं इस जगह पर आ गया था, मुझे रहने का, खाने का और सब कुछ ठिकाना मिल गया था। मैं रात को अपने भविष्य के बारे में सोच रहा था। 12 से ऊपर का टाइम हो चुका था, आसमान में चांद निकला हुआ था। और तब मैं देखता हूं कि एक औरत दारू के ठेके के पास में जाती है। मैं उस औरत को देख करके हैरान हो जाता हूं। जब उसके साथ में किसी को, मर्द को नहीं देखता हूं तो मुझे लगता है कि भाई दारू का ठेका तो बंद हो चुका है और वो भी आधी रात हो चुकी है। ये औरत कौन है? ये ठेके के पास क्यों मंडरा रही है? वो ठेके के चारों तरफ घूम रही थी, जैसे कोई रास्ता देखना चाहती हो कि ठेके के अंदर में घुस जाए। शायद उसको रास्ता नहीं मिल रहा था। मैं लेटा जरूर था, उसकी नज़र में मैं अब उसको दिखाई नहीं पड़ रहा था, या मुझे वो देखना भी नहीं चाहती थी, जैसे अपना रास्ता तलाश कर रही थी। आखिरकार जब मैं देखता हूँ और जब वो दरवाजे का आर पार हो जाती है, दरवाजे का आर पार बिना दरवाज़ा खोले हुए, और जब निकलती है तो एक बोतल लेकर के निकलती है। मैं जब उसको देखता हूँ ना तो मैं डर जाता हूँ। ऐसा कैसे भला इंसान कोई कर सकता है? बिना दरवाज़ा खोले हुए अंदर कैसे जा सकता है? मैं कहूँ ना कि मैं कांप गया था, मैं उठ कर बैठ गया था। मुझे लगा कि शायद कोई चुड़ैल है, कोई भूत है, तभी तो ऐसा कर सकती है। अब जब मैं उठ के बैठ गया, सबसे मेरी बड़ी गलती थी, उसकी नज़र में आ जाता हूँ। और उसके बाद वो जाना कहीं और चाहती थी, लेकिन उसने मुझे देख लिया था तो मेरे पास दौड़ के आ गई थी, झटके में मेरे पास पहुंच गई थी। और जब मैं उसको नज़दीक में देखता हूं तो मैं देखता रह जाता हूं। ये तो भूत नहीं थी, ये तो चुड़ैल नहीं थी, ये तो एक नौजवान लड़की थी और ऊपर से बहुत ही खूबसूरत थी। मुझे देख करके मुस्कुराती है और कहती है, दारू पिएगा? मैं सर हिला देता हूँ कि नहीं नहीं, मैं तो उसको भूत प्रेत ही समझ रहा था। ये कैसे कर लिया? वो दरवाजे का आर पार कैसे हो गई? और दारू की बोतल कैसे निकाल के आ गई? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था। मैं घबराया हुआ था। ऐसा तो कोई तांत्रिक या जादू वाला ही कर सकता था, या फिर कोई चुड़ैल। ये तीनों में से कोई ना कोई तो है। लेकिन मुझे अब यकीन तो यही था कि एक शायद कोई चुड़ैल है, कोई भूत है, या फिर कोई जादूगरनी है। वो मुझे दारू का ऑफर दे रही थी। अरे डर मत, दारू पी ले, मैं ही पी रही हूँ। और वो बोतल खोलती है, अब बिना पानी डाले गटागट गटागट बोतल पी जाती है। और उसमें जो बचता है मेरे हाथ को पकड़ा देती है और कहती है, इसको पी, इसको पी। मैं डर जाता हूँ जब वो भारी आवाज़ में मुझे बोलती है। चेहरा बहुत ही शानदार देखने में, हसीन चेहरा, लेकिन उसकी आवाज़ जब भारी हो जाती है तो मैं डर जाता हूँ। डर के आगे अब क्या करना है, मैं दारू पीने लगता हूँ। मैं पहली बार दारू पिया था तो मैं एकदम खांसने लगा था। और तब वो मुस्कुराती है, पहली बार पी रहा है। और तब मैं सर हिलाता हूँ कि हाँ, पहली बार। मुझे ठीक नहीं लग रही है, बहुत कड़वी है।
तब कहती, दारू कड़वी नहीं तो मीठी लगती है क्या? कहाँ का रहने वाला है तू? यहाँ पर क्या कर रहा है? यहाँ तो सब कुछ बंद है। इससे पहले मैं तो ये यहाँ पर देखी नहीं थी। वो मेरे बारे में बहुत सारा सवाल पूछने लगती है। मैं जो भी अपनी सच्चाई था मैं उसको बताने लगता हूँ डर करके। मुझे लगता है कि ये नाराज़ हो जाएगी तो ना जाने मेरे साथ में क्या करेगी। दारू पी चुका था, इसके बाद में अगर मैं झूठ भी बोलूँ तो मुझसे बोला नहीं जा रहा था। जो भी मेरे साथ में हुआ था पूरी सच्चाई उसके सामने रख देता हूँ। तब वो मेरे पास में बैठ जाती है। कहती है, तू डर मत। अरे मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ जो मुझसे तू डर रहा है, घबरा रहा है। तब मैं कहता हूँ, मैंने आपको देखा था, आप दरवाजे के आर पार चली गई थी। ऐसा तो भूत प्रेत ही कर सकता है या फिर कोई जादूगरनी। तो आप क्या हैं, भूत प्रेत हैं या जादूगरनी हैं? तब वो हंसती है, कहती है, तू जादूगरनी समझ ले। मुझे जब प्यास लगती है, दारू की इच्छा होती है तो मैं आ जाती हूँ। ऐसा ही एक बोतल में निकालती हूँ, लेकिन मैं बदले में दुकानदार को धोखा नहीं देती हूँ। वहाँ पर मैं पैसा रख के आ जाती हूँ ताकि उसका नुकसान ना हो। तू डरता क्यों है? और इसके बाद वो मुझसे प्यार भरी बातें करना शुरू कर देती है। मैं उससे दूर जाना चाहता था, लेकिन मैं जितना दूर जाने की कोशिश करता था उतना मेरे पास में चिपटती जाती थी। कहती, तू अपने आप को अकेला मत समझ, मैं हूँ तेरे साथ में, मैं तेरी मदद कर सकती हूँ, मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दे सकती हूँ जब तू मेरा कहना मानेगा। आखिरकार मैं अब उसकी जिद के आगे अपने आप को झुका लेता हूँ। जब पैसे की बात आती है तो लालच इंसान पड़ ही जाता है। मैं भी दारू के नशे में था। मुझे तो वो बहुत हसीन लगने लगी थी। मुझे लगा कि शायद ये मेरा भाग बदल सकती है और मैं हाँ बोल देता हूँ। उसी तख्त पर हम प्रेम व्यवहार करते हैं। इसके बाद जब सुबह होने को होती है तब वो मुझे उठाती है, मेरा नाम लेके बोलती है, काशी उठ जा उठ जा, देख अब सुबह होने वाली है, मैं जा रहा हूँ अपने ठिकाने पर, मुझे अपने घर में जाना है। तू तो यहीं पर रहेगा ना, मैं शाम को आऊँगी, लेकिन तू डर मत, मैं तेरे लिए कुछ ना कुछ मैं कुछ लेके आऊँगी। और हाँ, कुछ पैसे तू रख ले, तू खाते पीते रहना, आप किसी बात का चिंता मत करना, और समझ ले मैं तेरे साथ में हूँ हमेशा के लिए। जब मुझे समझा बुझा के जाती है, कुछ पैसा दे के जाती है, तो मेरा भी हौसला बढ़ जाता है। मुझे लगा कि ये भूत प्रेत तो हो ही नहीं सकती है। भूत प्रेत लोग अब किसी का अब ऐसा थोड़ी करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। उनको कोई अकेले मिल जाए तो उसको तो ख़त्म कर देते हैं, ना जाने उसके साथ में क्या क्या तकलीफ देते हैं, जो मैंने सुना था। लेकिन ये लड़की ऐसी नहीं थी। इसका कहना था कि हाँ मैं जादूगरनी हूँ, लेकिन मैं चोरी नहीं करती हूँ। चोरी मैं जरूर करती हूँ, ठेके में घुसती हूँ, लेकिन बदले में उतना पैसा रख जाती हूँ ताकि दुकानदार को नुकसान ना हो। मुझे लगने लगा कि भाई ये तो बहुत पहुँची हुई चीज़ है। आखिरकार जब चली जाती है मैं उसके बारे में सोचता रहता हूँ। अब मुझे लगता है कि शायद ये मेरा भाग बदल सकती है। मैं मन ही मन बड़ा खुश हो जाता हूँ। सुबह ढाबे का मालिक आता है, ताला खोलता है, और फिर मैं जो मेरा काम था साफ सफाई का, अपने काम में जुट जाता हूँ। धीरे धीरे अब वहाँ पर ग्राहक आने लगते हैं, और बाकी जो काम करने वाले लोग थे वो भी आ जाते हैं, अपने अपने काम संभाल लेते हैं। मुझे तो अपने काम से मतलब था, बर्तन भाड़ा साफ किया और फिर आराम से जाके बैठता था, हवा पानी खाता था। अब मुझे मालूम था कितनी देर में बर्तन मुझे मांजना पड़ेगा, फिर धोना पड़ेगा। मैं अपने काम में कोई कमी नहीं रखता था, और वो जो मालिक था मुझ पर निगाह भी रखता था। अब मैं उसको बोलने का मौका नहीं देता था। इस तरह पूरा दिन निकल जाता था। खाना भी मुझे वहाँ पर मिलता था, चाय भी मिलती थी। और रात होते ही ढाबा जब बंद होता था, अब मैं उसका इंतज़ार करने लगा, कब आएगी कब आएगी। शायद मैं पहली बार दारू पिया था ना, उसका सुरूर अभी तक जिसे मुझे महसूस हो रहा था, और उसकी प्रेम भरी बातें मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, और उसका चेहरा मोहरा भी बहुत अच्छा लग रहा था। आखिरकार 12 बजे के आसपास फिर वो आती है, और आती है तो ठेके की साइड से ही हाथ में बोतल लेकर के मुस्कुराते हुए इसी तख्त पर बैठ जाती है। फिर हम दोनों दारू पीते हैं और अपना प्रेम भरी बातें करते हैं। आज जब वो सुबह जाती है तो मुझे और सारा पैसा दे के जाती है। तू अपना ख्याल रखना, खाने पीने में कोई कसर मत रखना। मैं तुम्हें एक ज़रूरी काम बताऊंगी जब मौका आएगा। आज जब वो तुम मेरा काम करोगे ना,
तो मैं और तुम्हें सारा पैसा दूंगी। मैं तो बहुत खुश था। मेरा जो मन में डर बैठा हुआ था कि वो कोई चुड़ैल है, कोई भूतनी है, वो डर मेरा निकल चुका था। वो बिल्कुल इंसानी शरीर की तरह थी और अपने आप को जादूगरनी कह रही थी कि हाँ, मैं जादू जानती हूँ ना, मैं अपने आप को अदृश्य कर सकती हूँ। और उसने करके दिखाया भी था। और तब मुझे पक्का यकीन हो गया था कि ये जादू जानती है। मैं विश्वास कर लिया था। मैं उससे डरता नहीं था, मैं उसका इंतज़ार करता था। जब आती थी तो हम दोनों मिलकर के दारू पीते थे, खाना खाते थे और प्रेम भरी बातें करते थे। और सुबह मुझे कुछ नगद नारायण पैसा दे करके चली जाती थी। और इस तरह हमारे रातें वहाँ पर सुकून से कटने लगी थी। लेकिन वो जाते जाते बोलती थी कि ये बात हमारे तुम्हारे बीच में रहना चाहिए। ये बात को किसी को, तीसरे को खबर नहीं होना चाहिए। अगर तीसरे को खबर मिल गई तो समझ लो मैं तुम्हें जितना प्यार करती हूँ उतना ही तुमसे नफरत भी कर सकती हूँ। मेरी बात को गांठ बांध कर रख लेना। वो मुझे डरा के भी गई, धमका के भी गई। अब मैं भला किसी से क्या बताऊं। मैं तो जैसे चांदी काट रहा था। मुझे पैसा का पैसा मिल रहा था, दारू पीने के मिल रहा था और कुछ अच्छी चीज़ वो खाने को देती भी थी। और मुझे क्या चाहिए था। और वो कह रही थी कि एक बड़ा काम करना है और वो काम कर लोगे तो समझ लो मैं तुम्हें माला माल कर दूंगी, बहुत पैसा दूंगी, तुम सोच भी नहीं सकते हो। और मुझे क्या चाहिए था। इस तरह मेरा समय पास होने लगा। धीरे धीरे पूरा महीना निकल चुका था। मुझे एहसास भी नहीं हुआ है। मैं तो उस ढाबा में आकर के अपने आप को भाग्यशाली मान रहा था कि ढाबा वाले ने मुझे नौकरी दे दी और मेरा स्थान बन गया, रहने का, खाने का, बैठने का ठिकाना बन गया। और उसी दौरान उस लड़की से मेरी दोस्ती हो गई। अगर मैं इस ढाबे पर नहीं आता, अगर वो बस वाला मुझे यहाँ पर नहीं उतारता, तब मैं ना जाने कहाँ होता। शायद ये मेरी किस्मत में लिखा ही नहीं होता। मैं अपने बारे में सोचता हूँ और फिर जब वो एक महीना पूरा बीत जाता है और तब मैं उस लड़की को देखता हूँ जो आधी रात को आती थी, 12 बजे। आज भी आई थी, लेकिन आज उसके हाथ में कोई भी बोतल नहीं था। कब आके मेरे सामने खड़ी हो गई थी, मुझे चौंका दिया था। आज उसने रंग बिरंगे वस्त्र पहने थे और उसके बदन से इतर का जैसे खुशबू आ रहा था। वो बड़ा खुश नजर आ रही थी। मैं उसके खुशी के कारण पूछा तो कहने लगी, मैंने तुम्हें बताया था ना, ये काम है, ये काम कर दोगे ना तो समझ लो मैं तुम्हें माला माल कर दूंगी, तुम करोगे ना। अब मैं कहता हूँ तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वो तो मुझे जैसे अपने पूरे बस में कर लिया था। मुझे तो उसकी याद दिन में भी आती थी कि काश वो मेरे पास में होती, मुझे बर्तन ना मांजते पड़ते। लेकिन मेरा कोई ठिकाना नहीं था ना। और उसी लड़की के चाहत में वो बर्तन मांजने का काम भी करता हूँ। आखिरकार जब वो मुझे वो काम बताती है तो मैं थोड़ा डर जाता हूँ और कहता हूँ ये मैं नहीं कर पाऊँगा, ये मैं नहीं करूँगा। मैं ये ऐसा ही बोलने लगता हूँ, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। मैं डरपोक हूँ, मैं भूत प्रेत से बहुत डरता हूँ। और तब कहती, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ में, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। तुम अपना काम करोगे, मैं तुम्हें पर निगाह जमा के रखूंगी। अगर तुम्हारे पास में कोई खतरा मंडराएगा तो समझ लो मैं वो खतरे से तुम्हें दूर कर दूंगी। तुम चिंता मत करो। अगर ये तो काम करते हो तो मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगी। अब पैसा का लालच मुझे आ जाता है। अब फिर वो जो काम बताती है मैं वो करने के लिए तैयार हो जाता हूँ। वो अपने मुझे एक घर में लेके जाती है। मैं उसके साथ पहली बार उसके घर पर आया था। अब मैं घर देखता हूँ कि आसपास में बस्ती भी थी, लेकिन उसका घर बिल्कुल अकेला था। बहुत ही पुराना घर लग रहा था। अब मैं उस घर में पहुँचता हूँ ना, तब मैं देखता हूँ तो एकदम हैरान हो जाता हूँ। मैं देखता हूँ कि एक बड़ा सा बर्तन में मांस, वो भी कच्चा मांस, वो रखा हुआ है। मैं मांस का देखता हूँ तो इसका कहता हूँ इसका क्या होगा। तब वो कहती है यही तो चीज़ है जो उस जगह पर तुम्हें पहुँचानी है। अगर ये तुम काम सफलतापूर्वक कर लेते हो तो समझ लो मैंने तुम्हें जो पैसा बताया है वो तुम्हें मैं दे दूंगी। अब मैं तुम्हारे साथ में हूँ ना, मैं तुम्हें प्यार भी करती हूँ ना, तुम डरते क्यों हो। आखिरकार मुझे चने के झाड़ पर पहुँचा देती है और फिर मेरा डर भी निकल जाता है। मैं उस बर्तन में देखता हूँ कि कम से कम 20 से 25 किलो उसमें मटन होगा, कच्चा मटन, बड़े बड़े पीस में कटा हुआ। और उसमें से जैसे इत्र का खुशबू भी मुझे महसूस हो रहा था।
आखिरकार मैं अपना काम करने को ठान लेता हूँ। अब मैं उससे आग्रह करता हूँ कि आप मेरे साथ में रहना, मैं आपका काम जरूर करूँगा, लेकिन मुझे डर लग रहा है। मैं दिन में भी कभी शमशान के तरफ नहीं जाता हूँ, और आज रात को मुझे शमशान के अंदर जाना है। ये बर्तन को मुझे वहाँ रखना है, और फिर मुझे आप जो बता रही हो सब कुछ करना है। मुझे तो डर लग रहा है, मुझे तो डर लग रहा है। तब वो कहती है, अरे मैं हूँ ना तुम्हारे साथ में, तुम डरो मत, डरो मत, जैसा मैं बताई हूँ वैसा ही करो। अगर ये काम सफलतापूर्वक हो जाता है तो समझ लो मेरी भी चांदी हो जाएगी और तुम्हारी भी चांदी हो जाएगी। वो क्या करना चाहती थी मैं कई बार पूछा था, इससे आपको क्या फ़ायदा। तब कहती, तुम फायदे नुकसान की बात को छोड़ दो, जो मुझे करना है मैं वो करूँगी, और जो मैं तुम्हें बताया है वो तुम अपना काम करो। हम इसके बारे में कभी फुर्सत से बात कर लेंगे, लेकिन अभी नहीं। बड़ी ही खुश नज़र आ रही थी, मुझे बार बार गले लगती थी, वो खुशबू का झोंका मेरे नाकों में, जैसे मैं कहूँ ना कि सातवें आसमान पर मुझे पहुँचा देता था। मुझे लगा कि ये तो मुझसे बहुत ही प्यार करती है, मुझे नुकसान थोड़ी होने देगी। मैं उस काम को करने को राजी हो जाता हूँ, और मुझे लालच भी था। वो मुझे बहुत सारा पैसा देना चाहती थी, और मैं पैसे को कैसे छोड़ सकता। पैसे की वजह से तो मैं घर छोड़ करके यहाँ पर आया था। आखिरकार मैं वो बर्तन अपने सर पर उठा करके और उसके बताए हुए रास्ते पर मैं चलने लगता हूँ। आगे आगे वो चल रही है, आधी रात हो चुकी है, अब पीछे पीछे मैं देख रहा हूँ। बिल्कुल पूनम की रात थी, चमकती हुई रात थी, चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश नजर आ रहा था, और आगे मुझसे बात करते धीरे धीरे और चलती जा रही थी। मैं भी उसकी हर बात का जवाब देता हुआ आगे की तरफ चल रहा था। मैं कह रहा था कि आप सच बोल रही हो ना, मुझे उतना पैसा दोगी ना, आप झूठ तो नहीं बोल रही हो ना। तब कहती है, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, मैं पैसा तुम्हें दूंगी, मैंने तुम्हें इतना प्यार किया है, इतना चाहा है, मैं तुम्हें हर रात मिलती हूँ, तो मुझ पर विश्वास नहीं है क्या। तब मैं कहता हूँ विश्वास तो है, लेकिन क्या आपके पास इतना पैसा है। तब वो हंसने लगती है, हंस करके मेरी तरफ घूर के देखती है। अब मैं उसकी आंखों को देख करके एक बार डर जाता हूँ। आंखों में से अजीब सी रोशनी मुझे एक बार महसूस हुई थी। अब मैं कांप गया था। तब वो हंस देती है, कहती है, ये तो मेरा हाथ का जादू है, कभी कभी मैं जादू भी दिखाती हूँ ना, तुमने मेरा जादू देखा है ना, मैं एक बार गायब हुई थी ना, फिर गायब हो जाऊँ। तब कहती, नहीं नहीं, मैं डर गया था, अगर गायब होगी तो मुझे तो डर लगने लगेगा, नहीं नहीं ऐसा मत करना आप। आखिरकार हम बातचीत करते हुए शमशान तक पहुंच गए। मैं तो कभी शमशान देखा भी नहीं था कि कहाँ पर है, वही मुझे लेके आती है। शमशान एक तरह से ना कोई बाउंड्री और ना कोई घर, बस गांव देहात का शमशान था। वहाँ पर मुझे अब कहती है, ये देखो शमशान आ गया है, आज तुम शमशान के अंदर चले जाओ। वहाँ एक चिता जली हुई है, उसकी आग ठंडी हो चुकी है, उसी आग के पास में जा कर के आज जो मैंने बताया है उसी अनुसार से अनुष्ठान कर देना। मैं बाहर में खड़ी रहूँगी। तब मैं कहता हूँ कि आप भी चलो ना। तब कहती, नहीं, मुझे शमशान में जाने का अधिकार नहीं है, अगर मैं जाऊँगी तो सब मेरा विद्या नष्ट हो जाएगा, मैं उस जगह पर जा नहीं सकती हूँ। लेकिन जैसा मैंने बताया है वैसे तुम्हें करना है, जो मैंने तुम्हें शब्द दिए हैं उसी शब्द को बोलने हैं, याद है ना कि तुम्हें क्या बोलना है। तब मैं वो शब्द सुना देता हूँ, आपने यही बोला था ना। तब वो खुश हो जाती है, कहती है, देखो वहाँ रख करके ये शब्द को बार बार दोहराना है। जब तुम्हें लगे कि हाँ वहाँ पर कुछ घंटी जैसी आवाज़ आ रही है, जैसे कोई पाजेब की आवाज़, कोई घुंघरी की आवाज़, तब तुम आखिरी बार अपने शब्द को दोहराओगे। फिर उस जगह से बिना मुड़े हुए, बिना देखे हुए कि कौन आ रहा है, और तुम वापस आ जाओगे मेरे पास में। इसके बाद मेरा काम शुरू हो जाएगा। मैं उसकी बात जैसा उसने बताया था और वैसा ही मैं करने लगता हूँ। मैं जाता हूँ, बाकी में वहाँ पर चिता जली हुई थी और राख वहाँ पर अभी भी थी। उसी चिता के पास मैं उस बड़े से बर्तन को रख देता हूँ। अब फिर मैं चारों तरफ निगाह डालता हूँ। शमशान में पहली बार आया था मैं, और वो भी रात के टाइम में। दिल घबराने लगता है, दिल एकदम धक 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 करने लगता है। यहाँ तो भूत प्रेत होते हैं, यहाँ तो भूत प्रेत होते हैं, ये जादूगरनी मुझसे क्या करवाना चाहती है। लेकिन ये वक्त सोचने का नहीं था, ये वक्त था करने का। जो काम मैंने लिया था अब उसको पूरी तरह से अब उसमें सफल होने का।
अब फिर उसके बताए हुए शब्द को अब मैं वैसे ही बोलने लगा था। ऐसे ही शब्द बोल के मैं चारों तरफ देखता था, आवाज़ को सुनने की कोशिश करता था कि कहीं घंटी की आवाज़, घुंघरू की आवाज़, पाजेब की आवाज़ आ रही है क्या। लेकिन आधा घंटा से ऊपर हो चुका था और तब मुझे कोई आवाज़ नहीं सुनाई देती। मुझे लगने लगा कि शायद ये आवाज़ सुन पाऊंगा कि नहीं सुन पाऊंगा, कब तक मुझे यहाँ पर खड़ा रहना पड़ेगा और कब तक इस शब्द को दोहराना पड़ेगा। मैं भी थक गया था, डर भी ऊपर से लग रहा था। अब मैं कभी कभी उस लड़की की तरफ देख लेता था जो मुझे दिखाई नहीं दे रही थी। अब डर तो लगना स्वाभाविक था, लेकिन जो मैंने काम लिया था मैं पीछे नहीं हट सकता था। उस लड़की कहना था कि जब तक वो आवाज़ तुम्हें सुनाई न दे तब तक तुम उस जगह से अपने भागना भी नहीं, न पीछे हटना है, नहीं तो तुम भारी नुकसान में चले जाओगे। क्योंकि तुम्हें मालूम है ना, शमशान है, यहाँ पर बहुत सारे भूत प्रेत तुम्हारी ताक में बैठी होंगी, तुम पर हमला कर देगी। अब फिर मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी। हाँ, वो जब आवाज़ तुम्हें सुनाई दे देना तो समझ लो तुम बहुत ही सुरक्षित हो। वो आवाज़ जैसे सुनाई पड़े, आखिरी शब्द को दोहराना और फिर उसके बिना देखे हुए और तुम आराम से मेरे पास में आ जाना, मैं तुम्हारी इंतज़ार करूंगी। आखिरकार पौन घंटा जब बीत चुका था, मेरे कान तो तरस रहे थे कि कब आवाज़ सुनाई पड़ेगी, कब आवाज़ सुनाई देगी। आखिरकार जब मुझे ऐसा लगने लगा कि घुंघरू की आवाज़ बज रही है, मैं अपने कान को और थोड़ा जैसे सुनने की कोशिश करता हूँ। मुझे कई बार घंटी की आवाज़, घुंघरू की आवाज़, पाजेब जैसी आवाज़ छम 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 करते हुए सुनाई पड़ी, जो मेरी तरफ ही आ रही थी। और जब मैं देख रहा था तो मुझे चांद की रोशनी में कोई नज़र नहीं आ रहा था। जब वो आवाज़ नज़दीक आ जाती है और जैसे उस लड़की ने कहा था, मैं वैसा ही करता हूँ। आखिरी बार मैं उस शब्द को दोहराता हूँ और फिर बिना देखे हुए मैं उस जगह से निकल आता हूँ जहाँ पर लड़की खड़ी थी, पेड़ के पास में। लेकिन जब पेड़ के पास में आता हूँ तो लड़की थी ही नहीं वहाँ पर। तब मुझे डर का आभास होता है। अब मुझे लगता है कि आखिर गई कहाँ पर। चारों तरफ निगाहें दौड़ाता हूँ, लेकिन लड़की का अता पता नहीं। आज जो शमशान में सामान रख के आया था, तब मैं उस तरफ निगाह डालता हूँ ना, तो मैं हैरान हो जाता हूँ। मैं देखता हूँ कि एक सफ़ेद वस्त्र में कोई वहाँ पर औरत है या क्या है, वो तो मैं दूर था, नज़र नहीं आया था, साफ नज़र नहीं आया था चांद की रोशनी होते हुए भी। लेकिन वहाँ पर कुछ काले काले आकृति भी मैंने देखा था, जो उसमें से जो भी मटन था, मटन का पीसेस था, सब निकाल निकाल करके उछाल रहे थे हवा में और अजीबोगरीब आवाज़ निकाल रहे थे। और फिर हड्डी चटकने की, जैसे नोच नोच के सब खा रहे हूँ, खुशी में जैसे चिल्ला रहे हूँ। ये सब आवाज़ सुन करके तो मेरी हालत ख़राब हो गई थी। और इसके बाद मैं एक बार चारों तरफ देखता हूँ कहाँ है कहाँ है, लेकिन जब वो मुझे नज़र नहीं आती है तो मुझे लगा कि मैं तो अपना काम कर चुका हूँ, भागो यहाँ से, भागो यहाँ से, नहीं तो वहाँ मटन ख़त्म होगा और वो भूत प्रेत मेरा आप साथ हो जाएंगे। फिर मैं क्या करूँगा, मैं फिर क्या करूँगा। मैं डर जाता हूँ और फिर जिधर से आया था उधर से भागना शुरू कर देता हूँ। उस लड़की का अता पता मुझे बिल्कुल नहीं लगता है। डरते डरते मैं अपने स्थान पर आ जाता हूँ, तख्त पर आकर के हाँफने लगता हूँ और फिर मैं उस लड़की का इंतज़ार करने लगता हूँ कि शायद अब आएगी, अब आएगी। मैंने उसका काम कर दिया है, लेकिन वो लड़की नहीं आती है। आखिरकार मुझे निराशा लगती है, डर भी लगता है। मैंने ऐसा जो काम पहली बार जीवन में किया था, वो भी शमशान में गया था और उन भूत प्रेतों के सामना मैंने देखा था, सामने देखा था, जो कितना खुश थे, कितना उस मांस को हवा में उछाल रहे थे, चिल्ला रहे थे और नोच नोच के खा रहे थे। और वो सफ़ेद वस्त्र वाली कौन थी मुझे पता ही नहीं चला था, जिसके कदमों से वो पाजेब की घंटी की जैसी आवाज़ आ रही थी। मैं डरा हुआ था। आखिरकार ना उसको आना था ना आई। सुबह के बाद मुझे नींद लगती है जब 3 बज जाता है। अब मैं जब जगता हूँ जब मेरा मालिक आ जाता है। अब मुझे आवाज़ देता है मेरा नाम लेकर के, काशी काशी, उठ जाओ भाई, चलो अपना काम शुरू करो। तब मैं एक बार डर जाता हूँ सुबह में होते हुए, लेकिन अब तो सुबह हो चुकी थी। सारा दिन अपने काम में उलझता रहता हूँ, लेकिन मेरी चिंता उसी लड़की में थी, क्यों नहीं आई। उसने मेरे साथ में वादा किया था, उसने बताया था कि मैं बहुत सारा तुम्हें पैसा दूंगी, लेकिन वो पैसा क्या, वो तो मेरे से मिलने तक नहीं आई थी जब उसका मैंने काम कर दिया था। आखिरकार जब रात हो जाती है, जब आधी रात हो जाती है, मैं उसका इंतज़ार कर रहा था कि आएगी आएगी।
12:30 बज जाता है ना, तब उसके हाथ में दारू का बोतल मेरे पास में कब आके खड़ी हो जाती है, मैं तो डर जाता हूँ। तब वो खिलखिला के हंसती है, कहती है, काशी तूने बहुत बढ़िया काम किया, मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था, मैं तुम पर बहुत ही खुश हूँ, प्रसन्न हूँ। और फिर मुझे गले लगा लेती। हम लोग मैं तो डरा हुआ था उसको देख करके, लेकिन वो मेरा डर को दूर भगा देती है। जो मैंने रात में सब कुछ देखा था उसका मतलब समझना चाहता था, तब मुझे डांट देती है। कहती है, तुम्हें क्या जरूरत है उनके बारे में जानने का, तुम उनके बारे में जानने का वो शौक मत रखो, मैं हूं ना संभालने के लिए, मैं हूं ना तुम्हारे आगे, सब कुछ मैं देख रही हूं। मैं पूछना चाहता था कि आखिर वो लोग कौन थे, सफ़ेद वस्त्रों में जो औरत जैसे दिख रही थी, आखिर कौन थी, जिसके कदमों से पाजेब घुंघरू की आवाज़ आ रही थी। और वो काले काले से लोग जो कौन थे, जो उस मटन को हवा में उछाल रहे थे, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, और फिर उसको नोच नोच के खा रहे थे, आखिर कौन थे। लेकिन उस लड़की ने कुछ भी नहीं बताया, और कहने लगी, अपने काम से मतलब रखो, मैंने तुमसे वादा किया था ना कि मैं तुम्हें ढेर सारा पैसा दूंगी, तो देखो मैं लेके आई हूँ। अब फिर मुझे वो पैसा देती है, मैं तो पैसा दे करके बड़ा खुश हो जाता हूँ। मुझे लगता है कि अब इससे बड़ी नौकरी क्या हो सकती है। मैं सच कहूँ ना, इतना पैसा मैंने ज़िंदगी में देखा तक नहीं था। अब वो कहती है, देखो इस पैसे को संभाल के रखना, नष्ट मत कर देना, खर्च मत कर देना। मैं इतनी मेहनत से ये पैसा कमाया था, मुझे मालूम था, मैं उस दुख को देखा था, महसूस किया था, वो डर का मैंने सामना किया था। मैं इस पैसे को कैसे नष्ट होने देता था, संभाल के अपने थैले में रख देता हूँ। और इसके बाद वो लड़की मुझे हर रात मिलने लगती है। और तब मैं कहता हूँ कि बस वो आपका काम हो गया, अब इसके बाद काम नहीं होगा। और तब मुस्कुरा के कहती है, होगा होगा, जब पूनम की रात आएगी ना, तो फिर हम दोबारा उस काम को करेंगे। लेकिन मैं इतना सारा पैसा अपने बैग में लेकर खतरा मोल नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अपने गांव चले जाऊँ, ये काम तुम मेरा कर लो, मैं उस लड़की से बातचीत कर लूँगा। मैं सच कहूँ ना, मुझे काशी की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। ऐसा कौन सा लड़की हो सकती है, ऐसा कौन सा ये काम चल रहा था, मुझे जरा भी यकीन नहीं हो रहा था। मुझे तो लगता था कि काशी दारू के नशे में लंबा लंबा फेंकता था। जब मैं उसकी बात को नहीं मानता हूँ, विश्वास नहीं करता हूँ, तब कहता है, तुम देखना चाहती हो ना, देखना चाहती हो ना कि मेरे पास में कितना पैसा है। अब फिर अपना वो थैला खोलता है, थैला में गठरी बंधी हुई थी, और जब वो गठरी खोलता है ना, तो मैं इतने सारे रुपए को देख करके हैरान रह जाता हूँ। मेरी आंखों पर बिल्कुल यकीन नहीं होता है कि मैं इतना सारा पैसा देख पा रहा हूँ, क्या ये सब असली है। तब काशी हंस के कहता है, हाँ मुझे भी संदेह था, लेकिन जब मैंने देखा तो बिल्कुल असली है, जहाँ मर्जी ही चलता है, जहाँ चलाना चाहो चलता है, बिल्कुल असली चीज़ है। मेरी बात मानोगे ना, मेरी बात मानोगे ना, मैं इन पैसों को मैं जा रहा हूँ अपने घर पर। मैं चाहता हूँ इन पैसों को मैं सुरक्षित रख करके अब फिर आ जाऊँगा। ये छोटा सा मेरा काम कर देना, मुझे शायद आने में देर हो जाए, क्योंकि मैं गांव जाऊंगा तो कुछ दिन मैं अपना गांव पर रहना चाहता हूँ। वो अपनी दिल की बातें सब कुछ कह रहा था। अब मैं तो जैसे आनंद में हो चुका था। मुझे लगा कि अरे ऐसा भी हो सकता है, अगर मेरे पास में इतना पैसा आ जाए तो मैं तो अपने गांव कभी लौट के नहीं जाऊंगा, मैं तो शहर निकल जाऊंगा। अब फिर कोई ना कोई अपना काम का शुरुआत करूंगा, चाहे मुझे छोटे काम से क्यों ना स्टार्ट करना पड़े। मैं बहुत खुश था। हम दोनों इंतज़ार करने लगे। मैं पूछा कि वो कब आएगी, और तब कहता है कि मैं पूरा यकीन से तो नहीं बोल सकता है कि आज आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन आएगी तो मैं तुम्हें ज़रूर मिलवाऊंगा, उससे बातचीत कराऊंगा कि अगला काम तुम करोगे। आखिरकार पूरा रात निकल चुकी थी, और तब मुझे थोड़ा संदेह होने लगा था कि आखिर क्यों नहीं आई। जब मैं सुबह पूछता हूँ उससे, तब कहता है, भाई कभी कभी ऐसा भी होता है, किसी काम में लगी होगी, आज नहीं आई तो कल आएगी, कल नहीं आएगी तो परसों आएगी। अब देखो पूनम का रात नज़दीक आने वाला है, अब तो उसको खुद हमें ज़रूरत है, वो हमें ढूंढेगी, उसका वो जो काम करना है, क्योंकि उसका कहना है कि मैं खुद शमशान में जा नहीं सकती, नहीं तो मैं खुद ही काम कर लेती। मुझे लगने लगा कि अब नशा अभी तक इसका उतरा नहीं है, लेकिन अब मैं क्या करता।
मुझे उसी झोपड़ी में दारू के ठेके के पीछे जा कर के अब समय बिताना पड़ता था। मैं अपने गांव वालों से बचता भी था। वहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर मेरा गांव था। कोई मुझे यहाँ पर देख ना ले, शर्म सा लगता था। आखिरकार वो भी रात अब आ जाती है। मैं तो बस उस पल का इंतज़ार कर रहा था कि कब वो खूबसूरत लड़की आएगी और कब काशी मुझसे मिलवाएगा। आखिरकार वो पल आ जाता है जब हम दोनों लेटे हुए थे और बातचीत कर रहे थे, और तब वो आके खड़ी हो जाती है। जैसे मुझे देखती है वो पीछे मुड़ जाती है, जाने को तैयार हो जाती है। तभी काशी रोक देता है, अरे डरो मत, आप डरो मत, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दोस्त है, आप सुनो तो सही। बड़ी मुश्किल से वो राजी होती है। अब फिर काशी उसको तख्त पर बिठाता है और कहता है यही मेरा दोस्त है, ये जो मेरा काम है ना यही करेगा। मैं तो कुछ दिनों के लिए अपने गांव जाना चाहता हूं। आपने कहा था ना ये पैसा कहीं बर्बाद मत कर देना, तो मैं इस पैसे को अब सुरक्षित रखने जा रहा हूं। मुझे आने में देर हो जाएगी, लेकिन मैं अपना दोस्त को सब कुछ काम बता दिया हूं और जो इसको करना है। आप बेफिक्र रहिए, ये मेरी तरह ये भी काम करने को तैयार हो गया है, बशर्ते पैसा इसको मिलना चाहिए। अब वो लड़की मुस्कुरा के मेरी तरफ देखती है, मुझसे कई सवाल जवाब करती है और मैं हर सवाल का जवाब देता हूँ। मैं उसको परखने पर लगा था, इंसान है या भूत प्रेत है या डायन है, क्या है। लेकिन मुझे उस टाइम मौका नहीं मिला था क्योंकि काशी था वहाँ पर। अब वहाँ पर कुछ विशेष बात तो नहीं हो पाई और ना मैं उसको छू भी सका था। मैं एक बार उसको छू करके महसूस करना चाहता है कि इंसान है कि नहीं है, लेकिन जैसा मैंने देखा था बिल्कुल इंसान की तरह थी। बिल्कुल कोई फर्क मुझे महसूस नहीं हो रहा था कि कोई वो चुड़ैल है या फिर कुछ और है। आखिरकार वो दिन निश्चित हो चुका था जब मुझे वो काम करना था, जल्दी ही आने वाला था। अब मैं तो खुश था। इसके बाद काशी अगली सुबह अपना बस पकड़ता है और फिर अपने गांव की तरफ निकल जाता है। मैं उस जगह पर अकेले रह जाता हूँ, लेकिन मेरा काम उस ढाबे में नहीं था। मैं रात को उस तख्त पर आना चाहता था और दिन में नहीं। मैं जूठा बर्तन कभी साफ नहीं करना चाहता था और ना मैं करने वाला था। मैं समय पास करता हूँ उसी दारू के पीछे झोपड़ी में, जहाँ पर शराबी लोग आकर के दारू पिया करते थे। मुझे कुछ खाने पीने को दे जाते थे। वो समझते थे कि मैं शराब के नशे में हूँ, धूत हूँ, सो रहा हूँ, अब मैं भूखा हूँ, दया कर जाते थे या नशे में मेरा समय पास हो जाता है। जब वो ढाबा बंद हो जाता है, मैं तो उस ढाबा बंद का इंतज़ार कर रहा था कि कब ढाबा बंद होगा और कब मैं उस तख्त पर जाऊंगा। आखिरकार ढाबा का मालिक चला जाता है, जगह सुनसान हो जाती है और तब मैं उस तख्त पर मैं जाकर बैठ जाता हूँ। मैं इंतज़ार करने लगता हूँ। आखिरकार 12:30 बजे के बाद वो लड़की आती है, हाथ में बोतल लेकर के। अब मुझे देख करके चहकने लगती है और तब मुझे दारू का ऑफर करती है तो मैं मना कर देता हूँ। अब फिर नाराज़ हो जाती है और कहती है तुम दारू नहीं पी सकते तो मेरा काम भी नहीं कर सकते, मुझे माफ़ करना। मैं समझ गया अब मेरी मजबूरी है और तब मैं हाँ करता हूँ कि देखिए मैंने कभी दारू नहीं पिया है। और तब कहती काशी भी नहीं पिया था, लेकिन पी रहा है ना। अगर वो दारू नहीं पीता है तो मैं कभी उसके साथ में नहीं रहती। वो सब कुछ अपनी बात बताने लगती है और मैं तो उसको छूना चाहता था, उसको महसूस करना चाहता था। और जब मैं थोड़ा दारू पी लेता हूँ जो कड़वी लगती है, जो मुझे अच्छी नहीं लगती है, और तब वो हंसती है और कहती है पहली पहली बार ऐसा ही होता है। मेरा हाथ खुद पकड़ लेती है। मैं उस हाथ की गर्माहट को महसूस करता हूँ। वो इंसान की हाथ थी। मुझे नहीं लग रहा था कि कोई शैतान, कोई चुड़ैल, मुझे नहीं लग रहा था कि वो ऐसा कोई हाथ है, इंसान की हाथ है। आखिरकार जैसे काशी के साथ में होता था, वो रात मेरे साथ भी मेरे हिस्से में आई थी। मैं तो बड़ा खुश था। आज जब सुबह जाती है 3 बजे, जब मैं बेसुधी में पड़ा हुआ था, नशे में था, तब उठाती है, मेरा नाम लेकर बोलती है जयप्रकाश ये कुछ पैसे रख लो, खाते पीते रहना, मैं शाम के आऊँगी। ऐसा ही 3 रात तक मेरे साथ में होता है। वो मुझसे बहुत ही खुश थी, इम्प्रेस थी। मैं कई बार जिक्र किया कि ये जो काम आप करवाती हो, शमशान में जो इतना सारा मटन लेकर के वो काशी गया था, ये सब क्या है, इसमें आपको फ़ायदा क्या है। और तब वो मेरी तरफ घूर के देखती है। उसकी आंखों में ऐसा कुछ था कि मैं सिहर जाता हूँ, डर जाता हूँ। अब फिर मेरी बोलती बंद हो जाती है। कहती है इस बार तो पूछ लिया, आगे से मत पूछना है, क्या तुम्हें पैसा नहीं कमाना है। और तब मैं डर गया था और कहने लगा कि बिल्कुल कमाना है जी। तो कहती है कि अगला सवाल
इसके बारे में नहीं होना चाहिए। मैं डर गया था, फिर मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उस सवाल को दोहरा सकूं। आखिरकार पूनम की रात आती है। मैं तो इस रात का बेचैनी से इंतज़ार कर रहा था कि कब आएगी, कब मुझे बहुत सारा पैसा मिलेगा और कब मैं इस जगह से निकल जाऊंगा शहर पर, जहां मैं कोई छोटा मोटा काम का स्टार्ट करूंगा और फिर मैं अपनी नई दुनिया बसाऊंगा उन्हीं पैसों से। आखिरकार वो पल आ चुका था जब मुझे आती है। जैसा बताया था काशी अपनी कहानी में, सेम डिट्टो ऐसा ही होता है। जब आती है तो उसके हाथ में दारू नहीं, रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए, खुशबू उसके शरीर से फूट रहा था। अब मुझे कहती है मेरे घर पर चलो। मैं सब कुछ तो जान चुका था, काशी ने सब कुछ बताया था। अब वही पुराने घर पर जाते हैं। घर के अंदर में उसी बड़े बर्तन में अब मटन भरा हुआ था कच्चा, और उसमें से भी खुशबू फूट रही थी। मैं देख रहा था कि घर बहुत ही पुराना है। यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई रहता होगा। ये खाली घर है, इस खाली घर का ये इस्तेमाल कर रही है। लेकिन मुझे क्या करना था, मुझे अपने काम से मतलब था। वो शब्द मुझे बार बार याद करने कहती है जो मुझे वहाँ पर बोलना था। वो शब्द को मैं अच्छी तरह से याद कर लेता हूँ और तब हम चल पड़ते हैं। जब हम शमशान के पास पहुँच जाते हैं तो वो रुक जाती है और कहती है जयप्रकाश, मैं तुम्हें इसी पेड़ के पास इंतज़ार करूँगी, जैसा मैंने बताया था। तुम्हें याद है ना सब कुछ? और तब मैं कहता हूँ हाँ, मैं ऐसा ही करूँगा। वहाँ पर कोई चिता नहीं जल रही थी, चिता का राख जरूर था। जब मैं वहाँ जाता हूँ, उस बर्तन को अपने सर से उठा करके नीचे रख देता हूँ, चारों तरफ देखता हूँ। जैसे काशी ने बताया था बिल्कुल वैसे ही सुनसान जगह थी, डरावनी जगह थी। मुझे आसपास के पेड़ों पर ऐसा लग रहा था कि कोई लाल लाल आंखों से मुझे घूर रहा है। जिधर पेड़ पर देखता था वहाँ पर मुझे एहसास होता है कि जैसे मुझे कोई घूरता जा रहा है। मैं अंदर से बहुत डरा था, लेकिन उस लड़की ने कहा था कि डरना मत, डरने का जगह बिल्कुल नहीं है। अगर डरोगे तो फिर ये काम हो नहीं पाएगा। मैं हिम्मत रखता हूँ। मुझे लगता है कि जब काशी यहाँ जगह से सुरक्षित बच गया है तो मैं भी बच जाऊँगा। इसमें क्या है, कुछ देर के लिए काम है और जब काम खत्म हो जाएगा मुझे पैसे मिलेंगे और फिर मैं अपने शहर में निकल जाऊँगा और कभी भी लौट के नहीं आऊँगा। आखिरकार वो वक्त आ जाता है जब मैं अपने शब्द को बोलना शुरू करता हूँ और चारों तरफ इंतज़ार करने लगता हूँ कि कहाँ से घंटी की, घुंघरू की, पाजेब की आवाज़ सुनाई दे। आखिरकार पौन घंटा से ऊपर बीत चुका था और तब मुझे वो घंटी की आवाज़ सुनाई देती, जैसे टन 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 टन, और फिर रुक रुक करके जैसे पाजेब की, घुंघरू का आवाज़ मुझे सुनाई देता है। मेरे कान खड़े हो गए थे। मैं उस शब्द को ज़ोर ज़ोर से बोलने लगता हूँ जैसा उसने कहा था। और जब मैं देखता हूँ तो जैसा काशी ने बताया था वैसे ही सफ़ेद वस्त्रों में, मैं देख नहीं पाया था क्योंकि चेहरा उसका मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। अब मुझे बताया गया था कि जब वो तुम्हें नज़र आ जाए, घंटी की आवाज़ पास में आ जाए, अपने शब्द को दोहराना, आप फिर बिना देखे हुए, बिना मुड़े हुए इस पेड़ के पास में आ जाना। आगे से मेरा काम होगा। जब मैं देख लेता हूँ कि हाँ वो चीज़ मेरे पास पहुँच गई है, घंटी की आवाज़ ज़ोर ज़ोर से सुनाई देने लगती है, और तब मैं अपने शब्द को ज़ोर ज़ोर से बोलता हूँ और फिर बिना मुड़े हुए, बिना देखे हुए चलने लगता हूँ। मुझे लगता है कि मेरे पीछे पीछे कोई आ रहा है, मेरे पीछे पीछे आ रहा है, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं होती है कि मैं पलट कर देखूँ। डर का एहसास इतना होता है कि अंदर अंदर से कांप जाता हूँ। मैं जैसे तैसे अपने को सुरक्षित रखते हुए शमशान से बाहर निकल के उस पेड़ के पास में आता हूँ तो मुझे हैरानी जरूर होती है। लड़की वहाँ पर थी नहीं। आज जो नज़ारा काशी ने बताया था, कुछ ऐसा ही नज़ारा मुझे महसूस होने लगता है। शमशान में शोर मचने लगती है, जैसे कोई उछाल उछाल करके वो मटन को खा रहा हो, चबा रहा हो, खुशियाँ मना रहा हो। और वो सफ़ेद वस्त्रों वाली औरत थी, ये तो इतना पता था, लेकिन उसका चेहरा मैंने देखा नहीं था। जब अपनी आंखों से सब कुछ मैं देखता हूँ जैसे काशी ने बताया था, सेम ऐसा ही हो रहा था। शोर शराबा हो रहा था। हाँ, मेरी निगाह तो उस लड़की की तरफ थी, लेकिन लड़की वहाँ पर गायब थी। मैं भी डर जाता हूँ। इतना शोर शराबा जब भूत प्रेत वहाँ पर करते हैं, और तब मैं भाग खड़ा होता हूँ। मैं उसी तख्त पर आकर के इंतज़ार करने लगता हूँ, लेकिन वो लड़की नहीं आती है। अगला दिन बेचैनी से बीतता है। अगर वो लड़की नहीं आई तो मैं शहर कैसे जाऊँगा? मैं अपने काम को कैसे कर पाऊँगा? मुझे पैसे की ज़रूरत है। हाँ, मैं इंतज़ार के अलावा क्या कर सकता था? अब तो काशी भी नहीं था। काशी होता तो मैं अपने दिल की बात उससे कहता।
लेकिन काशी की कमी मुझे खलने लगती है। आखिरकार दिन का समय तो मैं कैसे इधर उधर भटक करके समय पास कर लेता हूँ, लेकिन जब ढाबा बंद हो जाता है, मैं ढाबे पर आता हूँ, मुझे लगता है कि अब तक लड़की आ जाना चाहिए। कहीं मेरे साथ में धोखा तो नहीं किया है। आखिर वो करती क्या है, इतने मटन को 20-25 किलो के आसपास भूत प्रेत को क्यों खिलाती है? उससे उसका क्या भला होने वाला है? लेकिन मैं सोचता हूँ कि मुझे क्या करना है। एक बार पैसा हाथ में आए, इसके बाद इस जगह पर रुकूंगा ही नहीं। आखिरकार 12:30 बजे रात को लड़की एकदम जैसे नशे में हो, हाथ में बोतल लेकर के मेरे सामने आती है। अब फिर खुशी का जैसे माहौल बन जाता है। मैं तो चाह रहा था कि जल्द से जल्द मुझे पैसा दे, मैं अपना पैसा, अपना हक देखना चाहता था, लेकिन वो मुझे दे नहीं रही थी। बार बार मुझसे उलझती थी, प्यार करती थी। आखिरकार जब ये लम्हा ख़त्म होता है तो मैं कहता हूँ कि मेरा पैसा कहाँ है? और जैसे वो भूल जाती, अरे मैं भूल गई, पैसा तो रखा हुआ है। थैले खोलती है और उसमें मुझे बहुत सारा पैसा देती है, जैसे काशी ने बताया था। मैं इतना सारा पैसा देखकर अपने सपने बुनने लगता हूँ। लगता है कि मैं तो एकदम लखपति बन गया हूँ। मैं तो ये भी कर लूँगा, मैं तो ये भी कर लूँगा। बस मुझे सुबह का इंतज़ार था कि कैसे भी सुबह हो जाए। इसके बाद इस जगह पर मैं कभी लौट कर नहीं आऊँगा। मेरा ठिकाना एक शहर में होगा। अब मैं उस काम को समझने लगता हूँ कि मैं कौन सा इतना पैसे में काम करूँगा। आइडिया मुझे हो जाता है। रात बीत जाती है, 3 बजे लड़की मुस्कुरा करके मुझसे विदा लेती है और कहती है, तुम बड़े अच्छे इंसान हो, तुम बहुत ही अच्छे हो, तुम मुझे बहुत प्यारे लगे। मैं उसका भी जवाब ऐसे ही देता हूँ। इसके मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द यहाँ से चली जाए। आखिरकार वो जाती हुई दिखती है, जब तक मुझे नज़र आती है मैं देखता रहता हूँ। और जब वो आंखों के सामने से ओझल हो जाती है, तब मेरा दिल धड़कने लगता है। मैं कहता हूँ कि बस जयप्रकाश, तेरा काम तो हो चुका है। बस यहाँ से बेटा, सुबह के जो भी बस मिले, बस में बैठ और निकल ले। दोबारा इस जगह पर दोबारा मत आइयो। ऐसा ही करता हूँ मैं। सुबह का पहली बस रुकवाता हूँ, अब बस में सवार हो जाता हूँ। इसके बाद शहर में भटकता ज़रूर हूँ, लेकिन आखिरकार ठिकाना मिलता है और ठिकाने पर मैं अपने काम धंधा का शुरुआत कर देता हूँ। जो मैंने सोचा था, शुरू में नुकसान तो ज़रूर हुआ था, लेकिन मेरा काम चलने लगा था। मैं जी लगा के अपने काम धंधे में लगता हूँ और आखिरकार मुझे घर की याद सताने लगती है। मेरे गांव में क्या हो रहा है, मेरे यार दोस्त कैसे होंगे, मेरे परिवार के लोग कैसे होंगे। जब पैसा इंसान के पास में आ जाता है ना, तो अपने बहुत याद आने लगते हैं। मुझे ऐसे ही लग रहा था कि चल के एक बार गांव घूम के आना चाहिए। मुझे काशी से भी मिलना था, उसकी भी जानकारी मुझे रखनी चाहिए थी। अब मैं 6 महीने के बाद मैं चलता हूँ शहर से अपने गांव की तरफ। शाम के टाइम जब मैं बस से उतरता हूँ, उसी ढाबे के पास में, उस ढाबे पर चहल पहल थी। मेरी नज़र काशी को तलाश कर रही थी, लेकिन काशी का अता पता नहीं था। आखिरकार ढाबा के मालिक से पूछता हूँ कि भैया, आपके पास में काशी नाम का एक नौजवान काम किया करता था, आपको मालूम है कि कहाँ पर है? तब मुझे गौर से देखता है और कहता है, तुम उसके रिश्तेदार हो? तब मैं कहता हूँ, नहीं भैया, मैं रिश्तेदार नहीं हूँ, उसका दोस्त हूँ। क्या चाहिए तुम्हें? काशी चाहिए? तब मैं कहता हूँ, हाँ, मिलना चाहता हूँ। तब कहता है, भैया, आया जरूर था गांव से आने के बाद में, लेकिन वो रात को जब गायब हुआ ना, और उसके बाद वो कभी मुझे नज़र नहीं आया। मेरा हृदय कांप गया था। क्या हुआ उसके साथ में? रात में यहाँ पर सोया था और इसके बाद वो सुबह में नज़र ही नहीं आया। क्या हुआ? कहीं उसके साथ में वही लड़की कुछ गलत तो नहीं कर दी? क्या फिर वो शमशान में गया था? कहीं पूनम की रात तो नहीं थी? क्या भूत प्रेतों ने उसको अपने कब्जे में तो नहीं ले लिया? मेरे मन में बहुत सारा सवाल था, लेकिन जवाब तो काशी दे सकता था, लेकिन काशी मुझे नहीं मिला। मैं अपने गांव में लगभग 15 दिन तक रहा, लेकिन हर शाम को आता था उस ढाबा की तरफ में कि मुझे काशी नज़र आ जाए, लेकिन मुझे काशी नहीं मिला। अब पैसा वाला हो चुका था, तो परिवार जो मुझे ओछी नज़र से देखता था ना, अब वो भी मुझसे खुश रहने लगे, मेरा सेवा भाव करने लगे। अब मुझे लगा कि सब पैसे की मोह माया है। आज देखो मेरे पास में पैसा है तो कैसे मुझे स्वागत कर रहे हैं। लेकिन मुझे अफसोस था काशी का, जो मुझे आज तक नहीं मिल पाया। तो दोस्तों, ये थी जयप्रकाश जी की भेजी हुई कहानी। कैसी लगी आपको? आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। दोस्तों,
आपके पास भी ऐसी कोई घटना है, कोई कहानी है, कोई अपनी आप बीती है, तो आप मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा मेरे इंस्टाग्राम पर, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, मेरी मेल आईडी पर। ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, दुलार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और हाइप वाले बटन को ज़रूर दबाइएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं कल की रात इसी चैनल पर, इसी टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।